हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइंस और उसमें हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और अब नेक्स्ट है 10वां चैप्टर, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो देखते हैं इसके अंदर जो मानव की जो आँख होती है उसके बारे में, नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है मानव नेत्र क्या होता है। तो ये देखो कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। आंखें हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, देखो, यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। एक गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या क्या हैं। इनके कार्य देखो, अब देखते हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। हम्म, तो ये है कि देखो, श्वेत मंडल या कॉर्निया ये भाग है। तो यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं लेंस। लेंस देखो, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित मतलब इकट्ठा करता है। यह एक रेशेदार जहरीवत पदार्थ का बना होता है। ये केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। अब नेक्स्ट है परितारिका। देखो, कोर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है पुतली। पुतली देखो, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, इनकी व्याख्या करता है और हमें वस्तुओं को देख पाते हैं और हम उन वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु निकट बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट है दूर बिंदु। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये बिंदु अत्यंत दूरी पर होता है। अतः एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब देखते हैं निकट बिंदु क्या होता है। देखो, निकट बिंदु किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इसे निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की आंखों से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखते हैं मोतियाबिंद क्या होता है। नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस की दूधिया तथा धुंधला होने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंट्रा ओक्यूलर लेंस प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दूरदृष्टि तथा उनका संशोधन कैसे किया जाता है। दूरदृष्टि तथा उनका संशोधन देखो, नेत्र में प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। अब देखो, दोष उत्पन्न होने के कारण
क्या क्या है दोष उत्पन्न होने के कारण? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। और अब इसका उपाय क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, देखो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसमें थोड़ा मिस है कि दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। यहाँ आएगा नहीं देख सकता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं दोष उत्पन्न होने के कारण। देखो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और अब इसका उपाय है, उपाय देखते हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके बाद में जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है? इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपाय देखते हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता की द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश से प्रिज्म का अपवर्तन। देखो अब देखते हैं पहले प्रिज्म क्या होता है। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम मतलब सामान्यतः कांच होता है जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे। प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अतः इन्हें अपवर्तक फलक भी कहते हैं। देखो प्रिज्म की दो अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को भी अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? देखो आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं, इसे डेल्टा का चिन्ह बोलते हैं। देखो कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अभी इसमें देखते हैं। इसमें पहला है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण मतलब होते हैं रंग। तो देखो विक्षेपण का मतलब होता है फैलना, मतलब रंगों का फैलना। तो इसमें देखते हैं। देखो श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके बाद में देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखो जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंग समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर ये रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होते हैं। रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द VIVGY और मतलब विबग्योर से याद रखा जा सकता है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट नोट है। नोट में क्या है कि लाल रंग की प्रकाश किरण
में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है तथा अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल रंग व बैंगनी किरणों के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। मतलब क्यों प्रकाश फैलता है, जब किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश क्यों फैलता है, मतलब वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, क्या कारण है। तो देखो, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसी कारण से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। आयताकार गुटके में श्वेत प्रकाश के रंग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। गुटके में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाती है। अब देखते हैं इंद्रधनुष। देखो, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती है। इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश की वर्ण विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। पहला है तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण देखो अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इसी कारण से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रहों का नए टिमटिमाना। ग्रहों का नए टिमटिमाना। देखो, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं। इसी कारण से उन्हें प्रकाश का वृहद स्रोत माना जा सकता है। अतः ग्रह को बिंदु आकारों के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। इस प्रकार ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय तथा निलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के। देखो, मतलब इसका मतलब है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्य, मतलब सूर्य उगने से पहले और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग होता है वो उसके बारे में बता रहा है। तो देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का है। इस घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कुछ चपटी प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।
देखो, सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रकिरणन की तीव्रता। प्रकिरणन की तीव्रता देखो, प्रकाश की प्रकिरणन की तीव्रता किरण की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो देखो तरंग दैर्ध्य, सॉरी, देखो तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा परिकिरणन की तीव्रता आई एस हो तो आई एस प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा की घात 4 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंद, वायु के सूक्ष्म कण आदि होते हैं, प्रकाश किरण पुंज के इन सूक्ष्म कणों से टकराने के कारण उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश की प्रकिरण की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ आकाश का नीला रंग। प्रकाश की प्रकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकिरणन होता है। लाल रंग अधिक तरंग का प्रकिरणन सबसे कम और नीले रंग कम तरंग दैर्ध्य का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकिरणन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अपन चैप्टर नंबर नेक्स्ट करेंगे। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।